सर पीछे वॉल पर लिखा हुआ है सुरक्षा की गारंटी और सशक्त होता उत्तर प्रदेश। लगातार उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे निवेश के अवसर खुल रहे हैं। इस तरक्की के बीच सबसे महत्वपूर्ण सर ये है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश की कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, जिसका पूरा प्रभार आपके कंधे पर है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर मैं बात करूं आपसे कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कितनी मजबूत आपने कर दी है, आगे चुनौतियां क्या हैं, एक बार विस्तार से बताइएगा। किसी भी समाज की प्रगति के लिए, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए सुरक्षा एब्सोल्युटली एसेंशियल है। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और लगातार सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स किए गए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किए गए ताकि सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। इसके लिए ऑल राउंड काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो। आपको जानकारी होगी कि पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज थी जिसके कारण पुलिस का कार्य प्रभावित होता था। रिक्रूटमेंट्स ट्रांसपेरेंट हुए, ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, पुलिस के हर आयाम पर, चाहे वो रिस्पांस हो, पुलिस के रिस्पांस टाइम पर खास जोर दिया गया। उसके लिए आज जो 112 का सिस्टम है वो देश का सबसे फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम वाला सिस्टम है और ये एवरेज रिस्पांस टाइम अगर कोई भी व्यक्ति 112 को कॉल करता है तो 7 मिनट के आसपास में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। इसके अलावा माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया और माफियाओं के विरुद्ध अभियान के बारे में खास करके कहना चाहूँगा कि ये इसकी रणनीति में स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स दोनों इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी का बड़ा महत्व है और स्ट्रैटेजी हमेशा टॉप लेवल पे बनती है। तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा सिस्टम बनाया कि सभी विभाग एक साथ काम करें, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, पुलिसिंग हो, रेवेन्यू सिस्टम हो, इन सभी ने मिलकर माफिया को यूपी से धराशायी किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़े स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए। यहाँ आपको मालूम है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की वसूली, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग यहाँ अलाउड नहीं है और यही कारण है कि अब यूपी में एक निवेश का माहौल है। यहाँ हमारी लड़कियाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, बच्चियाँ स्कूल जा सकती हैं, कहीं भी किसी को किडनैपिंग का भय नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये माहौल आगे ही बना रहेगा और ये यूपी के विकास में योगदान देता रहेगा। जी अमिताभ सर, मैं शुरुआत की बात करूंगा। जब योगी सरकार सत्ता में आई उस वक्त बहुत सारी चुनौतियां थी प्रदेश के अंदर, खासतौर पर पूर्वांचल और अवध के हिस्सों की हम बात करें तो वहां पर कई ऐसे माफिया थे जिनको सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त था। यहाँ तक कि अगर मैं ठीक हूं तो जब अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में जेल से प्रयागराज लेकर आया जा रहा था तो जो पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रहती थी वो बाकायदा अपने नेम प्लेट तक हटा देती थी। वो माहौल डर का माफियाओं को लेकर, उस माहौल को बदलने में जो मुख्य चुनौतियां सर आई हों लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में, उस माहौल को बदलने में। माफियाओं के राज के बारे में आपको जानकारी है कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा माफिया हुआ करता था जो डिस्ट्रिक्ट की पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था, चाहे वो सोशल लाइफ हो, इकोनॉमी हो, रोजगार हो। इसलिए ये मजबूरी थी कि लोगों की कि वो माफिया पर डिपेंडेंट हो। इस डिपेंडेंस को पूरी तरह से हटा दिया गया जब रोजगार ट्रांसपेरेंट हो गए और ठेके पट्टों में
ट्रांसपेरेंसी लाई गई तो माफिया का होल्ड कम हुआ, लेकिन इनके वाइस लाइक ग्रिप को रिमूव करने के लिए इनका फिजिकल रिमूवल जरूरी था। इनके अपराधों को रजिस्टर करके उनमें ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन यानी ऑपरेशन कन्विक्शन चला करके इन सभी को सज़ा दिलाई गई, माफियाओं को जेल के अंदर भेजा गया। इसके बावजूद कुछ माफिया अपराध करते रहे, जेल से भी अपराध संचालित करते रहे, तो जेल में भी काफ़ी सख्ती की गई और इस कारण अब उनके हाथ पैर जेल के बाहर नहीं फैल पा रहे हैं और जो जेल में है वो जेल से अपना साम्राज्य नहीं चला पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वालों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई हुई और जैसा आपने बरेली में देखा कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई, लेकिन पूर्व में इस प्रकार के अपराधियों को या तो प्रशासन से छूट मिल जाती थी या न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि कोई भी चाहे वो क्राइम करने की कोशिश करे, लोगों को धमकाने की कोशिश करे या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी होगी। अमिताभ जी, इस वक्त एक मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है बहुत जोर शोर से, प्रदेश क्या पूरे देश में, धार्मिक आस्था बनाम कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिसके चलते बरेली में उपद्रव भी हुआ और इस उपद्रव में सर एक चीज ये खुलकर सामने आई कि ये सब कुछ सुनियोजित था। इंटेलिजेंस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर शायद वहां पर इंटेलिजेंस थोड़ा सा और मजबूत होता तो बरेली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। ये जो मुद्दा है पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड है जी। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। कानपुर में रावतपुर नाम का एक मोहल्ला है जो बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ जो 12 वफात के कार्यक्रम हुए उसमें उन 12 वफात का टेंट जो अपने ट्रेडिशनल जगह है वहाँ से अलग लगा दिया गया और साथ ही जो लाइटिंग भी की गई थी वो थोड़ी दूरी पर की गई थी। इस पर स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और पुलिस ने इस टेंट को और लाइटिंग को सही जगह लगवा दिया। इसके बाद जो 12 वफात का जुलूस निकला उसमें कुछ उद्दंड लड़कों ने रावतपुरा मोहल्ले के में लगे हुए हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर को फाड़ दिया। इस कारण से मुकदमा दर्ज हुआ। तो मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी व्यक्ति और उसके रसूल के प्यार के बीच में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको प्रोजेक्ट ऐसा किया जैसे पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति आई लव मोहम्मद के बोर्ड के पीछे पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ जो शरारती तत्व हैं उन्होंने जो हमारे सोसाइटी में जो वल्नरेबल एलिमेंट्स हैं उनको भड़काने की कोशिश की और इस भड़काने को रोकने के लिए इस तरह के भीड़ को जमा होने देने से रोकने के लिए पुलिस ने इंतज़ाम किए थे। पुलिस के पास पूरी इंटेलिजेंस मौजूद थी। पुलिस ने ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि मुद्दे वो नहीं है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनका काम शरारत है। उन्होंने अपना काम किया तो फिर पुलिस ने अपना काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस तरह की अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को अब पुनः कोई टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ होती कानून व्यवस्था का पूरा विस्तार बताने के लिए। जी धन्यवाद। जय हिंद। आगे का हमारा जो विषय है वो है हर घर उजाला हर घर उल्लास। इस अहम मुद्दे पर हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि ऊर्जा किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण सहारा होता है और इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश ने जो तरक्की की है उसका अंदाज़ा अब इससे लगा सकते हैं कि जहां पहले जब बिजली आती थी तो वो खबर बनती थी, अब प्रदेश में जब बिजली जाती है चाहे 5 मिनट के लिए चली जाए शहर में और 10 मिनट के लिए चली जाए तो वो खबर बनती है। अब खबर जब अखबार में छपती है कि साहब फलां जगह पर
बिजली के कारण हाहाकार हो गया, और जब अंदर उसमें पढ़ें कि साहब 10 मिनट के लिए लाइट कटी थी और लोगों में हाहाकार मच गया 10 मिनट में, तो वाकई में उसमें दोनों अनुभूति होती हैं। एक तरफ तो हमें ये प्रेरणा मिलती है और चुनौती मिलती है कि ये जो ट्रिपिंग 10 मिनट की भी है इसको भी हमें ख़त्म करना है, और साथ ही साथ एक ये सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि इसी प्रदेश में हमने वो दिन देखे हैं कि जब दिन में 6, 8, 10 घंटे ही लाइट आती थी बड़े शहरों में भी, और अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लाइट अगर जाती है तो वो बड़ी खबर का हिस्सा बनती है। लेकिन हमें अपनी चुनौती को स्वीकार करना है। जैसे जैसे व्यवस्था में सुधार हो रहा है वैसे वैसे जनता की जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ रही है और वो वाजिब भी है, क्योंकि विकसित राष्ट्र के लिए, भारत को अगर एक विकसित देश बनना है तो हमें अपनी जो बिजली की सप्लाई है उसको 24 घंटे और पूरी तरह से रिलायबल सप्लाई के रूप में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ आंकड़े मैं मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में अब हम यूपीपीसीएल की ओर से 3 करोड़ 61 लाख कंज्यूमर्स को बिजली देते हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा बिजली का तंत्र है। इसमें लगभग 86% हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं और वो 46% एनर्जी हमारी लेते हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो केवल 28% है पूरे एनर्जी में, जबकि जो और विकसित राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर कॉमर्स और इंडस्ट्री का रेशियो महाराष्ट्र में 48% है, गुजरात में 63% है। तो इसके कारण जो है थोड़ा सा जो एनर्जी मिक्स है उसमें बहुत अंतर है। उसके कारण से टैरिफ में, उसी के कारण से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में और कॉस्ट ऑफ सप्लाई में बहुत अंतर आता है। लेकिन जो भी हमारे सेक्टर की चुनौतियां हैं उनको पूरी तरह से हम लोग जो है सामना करते हुए जनता को अच्छे से अच्छी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भारत सरकार के एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण योजना थी RDSS, उसमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आया है और इसके लगभग 90% से अधिक काम हम लोगों ने कर लिए हैं। वर्तमान में स्मार्ट मीटर का काम पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं उनको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे कि भ्रांतियां लोगों में फैली हैं कि साहब जो है स्मार्ट मीटर तेज चलता है। आपको याद होगा जब पहले मैकेनिकल मीटर होता था, जो चक्के वाला मीटर होता था, जब उसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर से कन्वर्ट किया जा रहा था तब भी ये भ्रांतियां फैलाई गई थी कि जो नया मीटर है तेज चलता है। तो जो स्मार्ट मीटर है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में हमारा मीटर रीडर जाके रीडिंग लेता है, स्मार्ट मीटर में सिम कार्ड लगा होता है, स्मार्ट मीटर में कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो उससे वो जो रीडिंग है हमारे कंट्रोल रूम में डायरेक्ट भेज देता है। तो मीटर रीडर को आपके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गलत रीडिंग की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती है। प्रदेश में अगले 10 साल के लिए बिजली की जितनी भी ज़रूरत है, हमारी जो पीक डिमांड है लगभग 45,000 मेगावाट पहुँच जाएगी। उसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि उसके लिए बिजली की कोई कमी ना आने पाए। तो उसके लिए जो भी ऊर्जा का हमें समझौते करने हैं, PPAs करने हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के हों, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, पंप स्टोरेज हो, बैटरी स्टोरेज हो, या थर्मल पावर प्लांट हो, या हाइड्रो पावर प्लांट हो, उस सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अगले 10 वर्ष की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसके लिए हम लोग PPA कर रहे हैं, जिससे कि प्रदेश में ऊर्जा की जो प्रदेश में विकास की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री आ रही है और लोगों को कॉमर्स में या डोमेस्टिक में बढ़ती हुई डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। 2034-35 तक की डिमांड हमने उसका प्रोजेक्शन लिया है और उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको हम अभी से पहले से इंतज़ाम करके रख रहे हैं, जिससे कि कोई उस समय परेशानी ना हो। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि अभी हम लोगों ने सोलर बिड्स निकाले थे 2000 मेगावाट के, और उसमें हमें पूरे देश में सबसे कम रेट प्राप्त हुए। इसी तरह से पंप स्टोरेज के भी हम लोगों ने 3000 मेगावाट के बिड निकाले थे, 3000 मेगावाट के बिड और निकले हुए हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे रेट्स प्राप्त हुए हैं। तो ऊर्जा को सस्ते दरों पर खरीद कर जनता को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
नए पावर प्लांट प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहरपुर, ओबरा, पनकी, घाटमपुर में ये सब नए पावर प्लांट प्रदेश में स्थापित हो गए हैं और उसकी वजह से हमें जो है गर्मियों में भी कोई परेशानी नहीं हुई है। हमने गर्मियों में, पूरी गर्मियों में कहीं भी कोई कटौती नहीं की है और जो भी रोस्टर के अनुसार बिजली देनी चाहिए थी, हम रोस्टर के अनुसार बिजली देने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पर बिजली की समस्याएं एक भूतकाल की समस्याएं बनती जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, बेहतर क्वालिटी की बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना, उसके लिए प्रदेश सरकार और यूपीपीसीएल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और साथ ही देश का जो एक नेट ज़ीरो का लक्ष्य है, क्लाइमेट गोल्स हैं, उसकी दिशा में भी यूपीपीसीएल काम करने में के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।